Hi everyone, how are you? Today I am going to talk on एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आज हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये एलोट्रॉप्स होता क्या है और स्पेशली कार्बन के बारे में ये एलोट्रॉप्स क्या कह रहा है। तो अर्लियर क्लासेस में हम लोग क्या समझे थे, कार्बन का दो फॉर्म था। कार्बन का दो फॉर्म था, एक फ्री फॉर्म था और दूसरा कंबाइंड फॉर्म था। तो कंबाइंड फॉर्म बहुत सारे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में भी देखे थे डायमंड, बकमिस्टर फ्लोरेंस और हमारे पास ग्रेफाइट थे, तीन फॉर्म थे। तो एलोट्रॉप्स का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स के मतलब हम लोग जानते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी फॉर्म होगा उसमें एक ही चीज़ कॉमन होगा, जिस चीज़ से वो बना होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास तीन एलोट्रॉप्स, कहने का मतलब हुआ कि कार्बन का तीन फॉर्म हुआ। फॉर्म का सेंस है कि बना हुआ कार्बन से ही, लेकिन उसका अरेंजमेंट अलग अलग हुआ। जैसे हमारे पास तीन फॉर्म क्या है, डायमंड, क्या है डायमंड, फिर ग्रेफाइट, उसके बाद क्या है बक मिनिस्टर फ्लोरेंस। मतलब कि इस सभी में कॉमन चीज़ क्या है, कार्बन ही है। बट ये अरेंजमेंट इस प्रकार से है, डायमंड में इस प्रकार से है कि डायमंड है, ग्रेफाइट में इस प्रकार क्या है कि ये ग्रेफाइट कहलाता है, बकमिस्टर फ्लोरेंस में ही कुछ इस प्रकार से है कि वो क्या कहलाता है, बकमिस्टर फ्लोरेंस है। बट क्या है कि सब में कॉमन चीज़ क्या है, कार्बन ही है, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट बोलते हैं वो क्या है, कार्बन है। अब अंतर क्या है डायमंड, ग्रेफाइट और ये बकमिस्टर फ्लोरेंस में, तो इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले डायमंड, ठीक है। तो डायमंड के बारे में अगर देखेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे तो क्या मिलेगा, डायमंड के अंदर कार्बन ही रहता है, बट कार्बन का अरेंजमेंट अलग होता है। जैसे देखो इसमें जो कार्बन होते हैं, एक कार्बन, ये चार कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक। कार्बन 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 एंड कार्बन। आगे चल के पढ़ोगे, इस अरेंजमेंट को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इस तरह से अरेंजमेंट को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होता है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। बहुत ही स्टेबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रक्चर हमारे डायमंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये डायमंड में पाए जाने की वजह से डायमंड का भी क्या है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक। उसके बाद में इसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के सब क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इस प्रकार का है कि कार्बन इस कार्बन से, कार्बन ये कार्बन से, कार्बन इस कार्बन से बहुत ही अच्छे ढंग से कोवैलेंटली बाउंडेड होते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है कि इसमें इस कार्बन से तो ये कार्बन जुड़ गया, फिर ये कार्बन क्या होगा, फोर कार्बन से क्या होगा, अटैच होगा कुछ इस प्रकार से। और ये कार्बन से इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये बनाएगा। यानी एक कार्बन चार कार्बन से तो जुड़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये कार्बन सिर्फ चार कार्बन ही नहीं होगा, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और एक ऐसा फॉर्म बना देगा, वो कहलाएगा डायमंड का फॉर्म, ठीक है। यानी कि कार्बन वो अकेले नहीं होगा, कार्बन चार कार्बन का भी नहीं होगा। डायमंड में देखेंगे तो क्या होगा, रहेगा तो कार्बन का ही, लेकिन बहुत सारा कार्बन होगा, एक दो नहीं, बहुत सारा, मिलियंस ऑफ कार्बन्स होंगे, एटम्स उसमें। और वो सब के सब कैसे अरेंज होंगे, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होकर, एक कार्बन चार कार्बन से अरेंज होकर। और ये स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक, जिसके वजह से इसके स्ट्रेंथ, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट ला देता है, ओके। डेंसिटी में ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा एंड बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा। अब हम लोग ग्रेफाइट को ज़रा सा देख लेते हैं। ग्रेफाइट में क्या होते हैं, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। और कार्बन तीन कार्बन से जब जुड़े होते हैं तो इसके एक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रेस्ट रह जाते हैं। जैसे एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़े होंगे, जैसे कि यहाँ देखो एक दो कार्बन तो हो गया,
और तीसरा कार्बन क्या होता है, कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है। ठीक है, ठीक। और इसका जो चौथा कार्बन होता है, 3 कार्बन से तो एक तो नीचे, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 कार्बन इन्वॉल्व है कोवेलेंटली बॉन्ड में। ठीक है, और चौथा जो होते हैं डीलोकेटेड होते हैं, यानी डीलोकलाइज्ड होता है, फ्री होता है, यहाँ पे इस फॉर्म में, 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 इस प्रकार से क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होता है। मतलब कि इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई बॉन्ड, आगे चल के पढ़ोगे वहाँ पे समझ में आएगा कि इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड के फॉर्म में डीलोकेलाइज्ड होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाला लेयर है, ये नीचे वाला लेयर है, ऐसे 2 लेयर बन गया होगा। अब इस स्ट्रक्चर को लेयर्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर को लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसी लेयर में इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, और ये लेयर में इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकते रहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब क्या करते हैं, इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और इसीलिए कहते हैं ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। बट इन केस ऑफ दिस, इस केस में, डायमंड के केस में तुम क्या देखोगे कि इसका कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, डीलोकेलाइज्ड नहीं है, मतलब कि पाई बॉन्ड में नहीं है, मतलब कि इधर उधर लेयर में फ्री मूव नहीं कर सकता है। सो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे आई तो ये नहीं जाएगा, बट ये ग्रेफाइट में जाएगा, बिकॉज इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, इधर उधर घूम रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, फिर आगे जाएगा। इस तरह से ग्रेफाइट में देखोगे क्या कि लेयर्ड स्ट्रक्चर बने होते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, फिर तीसरे चौथे, ऐसे लाखों करोड़ों के संख्या में लेयर्स बने होते हैं। और पेंसिल का एक तरफ से तुम टच कराओगे इलेक्ट्रिसिटी तो दूसरे तरफ से दूसरे एंड से निकलेगा। इसके मतलब क्या समझे कि वो लेयर वाइज क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। एक लेयर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा दूसरे लेयर में, तीसरे करते हुए एंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट में क्या देखा कि ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, ऐसे इस प्रकार से। और ये जो हम पहला लेयर देखेंगे ये हेक्सागोनली 2 2 4 2 6 कार्बन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाकर रखा हुआ है। तो हेक्सागोनली लेयर बनाता है, अपर लेयर, फिर लोअर लेयर, फिर लोअर लेयर, ऐसे करके लेयर्ड स्ट्रक्चर में ये बना रहता है। अब लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसे एक लेयर, दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, ये क्या होता है, एक दूसरे के बीच में, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में क्या होते हैं, फोर्स कम लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये आराम से टूट सकता है, आराम से ये स्लिप कर सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं क्या, स्लिपी नेचर भी रहता है। ठीक है, और साथ में स्लिपी नेचर होने के साथ साथ में थोड़ा सा शाइनिंग भी होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का ये प्रॉपर्टी हमने देखा। तो हमने क्या देखा कि इसमें किस चीज़ से बना है डायमंड, डायमंड कार्बन से ही बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना है। बट क्या है, अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट अलग अलग है। इसमें टेट्राहेड्रली, इसमें हेक्सागोनली और लेयर्ड वाइज है। इसलिए इसमें देखते क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें नहीं है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, इससे पास कर जाएगा। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट देखोगे कमज़ोर होने की वजह से कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद में डेंसिटी भी इसका कम होगा, बिकॉज लेयर्ड वाला है और स्मूथ है, एक दूसरे पर ब्रेक कर सकता है, स्लिप कर सकता है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ भी लो स्ट्रेंथ होगा, डेंसिटी भी इसका कम होगा। ठीक है, देख रहे हो ना, कार्बन है पर इसमें सिर्फ अरेंजमेंट इस प्रकार से हुआ कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, बाहर से जो प्रॉपर्टी जो मिलता है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी में हमारा इसमें वेरिएशन आ गया। अब एक लास्ट वाला है हमारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस, उसको ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस।
देखो ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है ये भी कार्बन से ही बना होता है, अंदर से पूरे के पूरे अरेंजमेंट सिर्फ कार्बन का ही रहता है। लेकिन ये इसका जब शेप देखोगे तो ये फुटबॉल शेप में मिलेगा, ठीक है। जैसे फुटबॉल में जब देखोगे तो उसमें क्या होते हैं, तुम्हें पैचेस दिखाई देगा, उसी तरह इसके जो शेप देखोगे बुक में तो फुटबॉल के शेप में एक पैचेस अलग अलग उसमें दिखेंगे। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं और एक बकमिंस्टर फ्लोरीन जो यूनिट होता है उसमें 60 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। और देखो जैसे फुटबॉल में पैचेस होते हैं उसी तरह इसमें पैच होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें डिफरेंट नंबर के ग्रुप होगा और वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी कि एक पैच में देखते हो ना फुटबॉल के एक पैच होते हैं उसी तरह इसमें भी पैचेस होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, पैचेस में कार्बन एटम होंगे। तो इसमें एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि इसके जो पैच होते हैं उस पैच में कितने कार्बन होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका पैच बनता है 5 कार्बन के, ठीक है, 5 कार्बन के पैच बनते हैं और ऐसे ऐसे 12 पैचेस होते हैं और 12 पैच मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है और वो स्ट्रक्चर को हम लोग फुटबॉल शेप्ड हम लोग देख पाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग देखते क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो कि इसमें 5 कार्बन के 12 पैच वाले स्ट्रक्चर एक तैयार हो जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को एक बहुत ही बेहतरीन एक आर्किटेक्चर थे यूएस के, उन्होंने ही दिया था, जिनका नाम था बकमिंस्टर। उन्हीं के नाम पर ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। देखो ये बहुत ही लेटेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अभी भी इस पे डिस्कवरी जारी है, बहुत सारे चीज़ इस पे लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। बस हम लोग को बस इतना ही याद रखना है, बकमिंस्टर फ्लोरेन इज द लेटेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें क्या होते हैं 5 कार्बन के 12 पैचेस होते हैं और टोटल एक जो यूनिट होते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेन में वो 60 कार्बन के होते हैं। क्लियर हो गया? ओके, देन अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और समझेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो वर्सेटाइल एक जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। अब देखो ये वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान, अगर इंसान पर समझना चाहो तो कोई इंसान क्या होता है कि कोई भी इन्वायरमेंट में, कोई भी फैमिली में, कोई भी राज्य में, कोई भी स्टेट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो फिट हो जाता है, उस इन्वायरमेंट के अनुसार, उस सोसाइटी के अनुसार, उस स्टेट के अनुसार वो ढल जाता है। तो कहते हैं कि वो पर्सन ना हाईली वर्सेटाइल है, किसी भी कंट्री में, किसी भी लोकेशन में वो फिट बैठ जा रहा है, जाकर सेट कर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो होते हैं कार्बन जो होते हैं, ठीक उसी तरह का प्रॉपर्टी होते हैं। कार्बन क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी एंड बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये क्या करते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। क्या करते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो ये कार्बन का जो ये नेचर है कि किसी भी एलिमेंट के साथ में कंपाउंड बना लेना, बॉन्ड बनाकर कंपाउंड बना लेना, यही जो प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहलाता है। ठीक है, और वर्सेटाइल नेचर तो इस हद तक हम लोग बोलते हैं कि कार्बन जितना कंपाउंड बनाता है ना अकेले, कार्बन जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे, कार्बन कंपाउंड्स ये इतने नंबर में है, मिलियंस ऑफ है, मिलियंस में है, करोड़ों में है, लाखों में है, इतना ज़्यादा है कि कार्बन अकेले जितना कंपाउंड बनाता है उसको एक तरफ रख दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, रेस्ट एलिमेंट को एक साथ रख दो और उसका डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना दो, वो टोटल मिलाकर जितना यहाँ पे कंपाउंड बनेगा उससे भी ज़्यादा ही अकेले कंपाउंड बना लेता है।
ठीक है, इतने वर्सेटाइल है। सो वर्सेटाइल नेचर के बारे में क्लियर हुआ कि वर्सेटाइल नेचर ऐसा नेचर को बोलते हैं कि कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ में क्या करता है, कंपाउंड बना लेता है, और इस नेचर को ही हम लोग कहते हैं क्या, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, तो अब हम लोग एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बन के ये वर्सेटाइल नेचर है क्यों है, वाई कार्बन है वर्सेटाइल नेचर। ओके, तो चलो समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे, इसमें दो रीज़न है, कार्बन के इतने ज़्यादा वर्सेटाइल होने का दो रीज़न है, दोनों के दोनों हम लोग समझेंगे। और पहला रीज़न क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है, ज़रा से इस पर हम लोग ध्यान दे दें। देखो, हम लोग एक सिंपल टर्म में चीज़ समझे कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे एक इंसान यहाँ खड़े हैं, बगल में दूसरा, बगल में दूसरा, बगल में दूसरा। अब ये जो कार्बन को क्या कहते हैं कि अपने ही जैसा दूसरे के साथ में पकड़ कर एक लंबा चेन बना देता है, जिसे ह्यूमन चेन बनता है ना। तो कार्बन क्या करता है, खुद जैसे कार्बन के साथ में क्या करता है, पकड़कर बाइंड करके एक लंबा सा चेन बनाता है। ठीक है, तो कार्बन का खुद से सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, खुद जैसे एलिमेंट जैसे कार्बन है उसके साथ जो बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। समझ में आई क्या? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है ना कार्बन के इस प्रकार से है कि वो अपने ही एलिमेंट का जो है, अपने ही एलिमेंट के साथ वो क्या करता है, कंबाइन कर लेता है, यानी सेल्फ कंबाइनिंग कर लेता है। और ये सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट कार्बन है वेरी मच, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, कार्बन एक बहुत बड़ा लंबा चेन बना लेता है। ठीक है, इसी के वजह से हम देखते क्या है, कार्बन के पास क्या है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड है, हाईली वर्सेटाइल है। ठीक है, जैसे कि कार्बन यहाँ पे है तो कार्बन, एक कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, यानी देख रहे हो ना, एक के साथ है, यहाँ पे 3 के साथ, 4 के साथ, इसी तरह से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन साथ में जुड़कर भी लंबा एक चेन बना लेता है, उसका भी एक कंपाउंड हो जाता है। इसी के कारण से क्या होता है, कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड बना लेता है, जिसको बोलते हैं हाईली वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, समझ में आई बात क्या? अब देखो, कार्बन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग स्टडी करते हैं। तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी करेंगे तो क्या पता चलेगा कि जो कार्बन होते हैं किस किस फॉर्म में होते हैं। कार्बन स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होते हैं, ब्रांच चेन के फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में, कभी डबल बॉन्ड के फॉर्म में, कभी ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में। तो कार्बन क्या हो सकते हैं, एक और फॉर्म में हो सकते हैं, क्या, एक हो सकते हैं सैचुरेटेड, दूसरा हो सकते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये सब फॉर्म में भी कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो हम समझे क्या, कार्बन कार्बन आपस में जो सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पे एक कार्बन दूसरे के साथ में कंबाइन करते करते लंबा चेन बना लेता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और इसी के वजह से क्या होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बना लेता है। अब क्या समझे, कार्बन हमारे पास स्ट्रेट चेन फॉर्म में भी, दूसरा ब्रांच चेन में भी, साइक्लिक फॉर्म में भी, सैचुरेटेड फॉर्म में भी, अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई क्या? अब देखो कि कार्बन के साथ ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड सेकेंड एक और है कार्बन के जैसा ही, और वो है सिलिकॉन। ठीक है, और ये सिलिकॉन जो है ना, अब देखो कार्बन के पास तो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड इसी के पास है, एंड सेकेंड मोस्ट क्या है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन क्या करता है, ये सिलिकॉन 7 to 8 नंबर क्या करते हैं, लंबा 7 to 8 नंबर ऑफ
सिलिकॉन को जोड़कर एक चेन बनता है वो हाईएस्ट होता है सिलिकॉन के केस में, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है कार्बन के केस में 17, 18, 20 आराम से ये कार्बन एक दूसरे से अटैच होकर और स्टेबल भी रहते हैं। लेकिन सिलिकॉन में क्या देखा गया कि बनाया गया से 1, 2, 3 ऐसे करके 7, 8 तक ले गया। तो इतने नंबर ऑफ सिलिकॉन का जो चेन बना वो बना तो सही पर अनस्टेबल रहा बिकॉज इस 7 to 8 तक ले गया तो वो रिएक्टिव था मतलब कि वो स्टेबल नहीं था। रिएक्टिव और अनस्टेबल दोनों एक ही चीज़ है, मतलब क्या इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेगा, टूट कर कुछ और बन जाएगा, मतलब ये रिएक्टिव है, कुछ और चीज़ बन गया। तो देखा गया क्या कि कार्बन के पास जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है इसी की वजह से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलेंगे। और दूसरे उसके बाद में हमारा सिलिकॉन है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, इसका कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखें कि क्या पहला रीज़न क्या है हाईली वर्सेटाइल का, तो कैटनेशन प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे, अब सिलिकॉन को तो देख लिए कि कार्बन के बाद इसी का नंबर है, और इसका भी देखें 7 to 8 नंबर। जब सिलिकॉन जाएगा चेन में उसके बाद ये अनस्टेबल होते जाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लिए सिलिकॉन का केस, कार्बन का केस, कार्बन में उसका वर्सेटाइल वाला केस। अब हम लोग चलते हैं आगे समझते हैं। तो हमारे पास अब दूसरा क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हाईली वर्सेटाइल है, वो हमारा है टेट्रा वैलेंसी। अब टेट्रा वैलेंसी क्या होता है जिसके वजह से हाईली वर्सेटाइल होता है? कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? 4। ठीक है, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? 4। अब क्या है कि अपने वैलेंसी के हेल्प से ये क्या करेगा, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाएगा, जिससे क्या होगा ये अपने आप को स्टेबल बना लेगा। तो क्या करेगा, कार्बन किसी मोनोवैलेंट को खोज सकता है, मोनोवैलेंट, कभी डाईवैलेंट, कभी ट्राई वाले को। ठीक, तो कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकते हैं हम बताए थे, कार्बन सिंगल, डबल, कार्बन ट्रिपल, बस मैक्सिमम इतना। इसके मतलब क्या, कार्बन के साथ अगर टेट्रा वैलेंसी है तो क्या आ सकता है, 4 मोनोवैलेंट, 2 डाईवैलेंट, क्या, और 1 ट्राई और 1 मोनो, क्योंकि 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो एक ट्राईवैलेंट वाला आ सकते हैं, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे H। तो यहाँ तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राईवैलेंट। ठीक, अब ये ट्राईवैलेंट होने के वजह से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ठीक है, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया आपस में। तो इसका तो हम लोग देखते क्या, ट्राईवैलेंट होने की वजह से 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। कार्बन को चाहिए कितना, 4 बॉन्ड बनाना, बिकॉज टेट्रावैलेंट है, और 3 बॉन्ड तो इधर बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, एक इधर हाइड्रोजन से, एक मोनोवैलेंट ले लिया। ठीक, तो हम लोग क्या देखें, टेट्रावैलेंसी, और टेट्रावैलेंसी के वजह से क्या होता है, दूसरा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन हाईली वर्सेटाइल होता है। तो क्या हो सकता है, तो कार्बन 4 मोनोवैलेंट, जैसे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। शेयरिंग की वजह से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं, सिंगल लाइन से। इस हिसाब से तुम देखोगे तो कार्बन के ऊपर दाहिने बाएं नीचे क्या हो गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट। तो ये टेट्रा वैलेंसी की वजह से कार्बन क्या हो जाता है कि ये अपने आप को कोई मोनोवैलेंट के साथ कभी जोड़ लेता है, कभी क्या होता है डाईवैलेंट के साथ, कभी ट्राईवैलेंट के साथ। जैसे देखो यहाँ हम देखा है क्या, यहाँ एक मोनोवैलेंट है, एक क्या है, ट्राईवैलेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डाईवैलेंट के साथ। जैसे देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड O, तो क्या हुआ, यहाँ डाईवैलेंट है, यहाँ भी डाई, 2 डाईवैलेंट आ सकता है, 2 डाईवैलेंट आया तो काम चल गया। या क्या देखें, यहाँ एक ट्राई और एक मोनोवैलेंट, या 4 मोनोवैलेंट आया और बन भी गया। तो इस हिसाब से देखें क्या, टेट्रावैलेंट होने की वजह से कार्बन के साथ वेरियस अदर एलिमेंट आ जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, इसके वैलेंसी कंप्लीट हो जा रहे हैं, फुलफिल हो जा रहे हैं, और ये स्टेबल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए, टेट्रा वैलेंसी और कैटनेशन प्रॉपर्टी। और एक चीज़ याद रखना, कार्बन जो होते हैं ना, कार्बन वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन शेयरिंग की वजह से जितना भी देख रहे हो सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड है,
और क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। बिकॉज कि यहाँ पे जो शेयरिंग के वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखता है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक के बाद सेकेंड मोस्ट स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज जो कार्बन होते हैं इसके साइज स्मॉल होते हैं, और स्मॉल जो एटम होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन जो इसके पास 4 है वो पकड़ के रखा, साथ में जो शेयर किया यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से पकड़ के रखते हैं, और अच्छे से पकड़ के जितने रखेंगे उतना ही इसके अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, डेट इज स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बनेंगे। इसलिए देखते हैं जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो शेयरिंग की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं, उसके क्या होते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज कार्बन का साइज छोटा होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बॉन्डेड शेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं मजबूती से, ठीक है। तो अब कार्बन क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई बड़े एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन छोटा है और छोटे एलिमेंट छोटे के साथ क्या होते हैं, जो शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अगर बड़े कोई आ जाए, कार्बन एंड अदर बिगर नॉन मेटल एलिमेंट, क्या होगा, अगर बिगर कोई नॉन मेटल एलिमेंट आएगा तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा ये कैसा होगा, वीकर बॉन्ड, क्या होगा, वीकर बॉन्ड। समझ में आई क्या? ओके, तो इतना हो गया हमारा कि टेट्रावैलेंसी और कैटनेशन के कारण हाईली वर्सेटाइल है। और हम एक चीज़ समझ लिए कि जो हमारा कार्बन जो होता है शेयर करके किसी से बॉन्ड बनाता है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम वो किसी से जब शेयर करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके अच्छे से रखता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कि ये दूसरे बड़े एलिमेंट के साथ में अगर ये बॉन्ड बनाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, वहाँ वीक पड़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि वैसा कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स विच contain ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्या कंटेन करता हो, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में CH4, C2H6, C3H8 एटसेट्रा, ये सब के सब क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। एक क्या होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। 2 काइंड्स के होते हैं। सैचुरेटेड एक बार समझ लेते हैं, फिर अनसैचुरेटेड को समझते हैं। देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके बारे में समझोगे तो समझ में क्या आएगा, कहीं भी देखोगे तो दोज हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में ज़रा सा हम नॉलेज लेते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन्स विच contain only single covalent bond called, क्या कहेंगे उसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो, हाइड्रोकार्बन्स वैसा हाइड्रोकार्बन्स जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड हो, वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड हो, वैसा हाइड्रोकार्बन को हम लोग कैसा कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल इसमें हम देखते हैं CH4, क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड है CH4। उसके बाद में और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, C2H6, इसको देखोगे तो कार्बन
कार्बन यहाँ पे। अब बताएं कि ये कैसे हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अभी थोड़ा देर में हम उसको भी क्लियर कर देते हैं। हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दिखाते कैसे हैं, तो अब हम लोग समझेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब हाइड्रोकार्बन जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोग अभी समझे, जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इसको हम लोग कैसे उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, कैसा हो, सिंगल बॉन्डेड हो। कैसा हो, सिंगल बॉन्डेड हो, ठीक। अब इसमें अब हम लोग दिखाएंगे कैसे ये बॉन्डेड होते हैं, कैसे इसके इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। जैसे इसमें सिंगल बॉन्डेड की बात कर रहे हैं तो CH4 जो कि पहले मीथेन के बारे में देखे थे, ठीक। अब इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन, तो सबसे पहले ये तो टेट्रावैलेंट है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ देखे थे कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है और इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शेयर्ड है कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या, जब शेयर्ड है और 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो इसको हम लोग क्या दिखाए थे, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाए थे। एक शेयर है तो उसके लिए एक लाइन, तो इस तरह से 4 शेयर है तो 4, इस तरह से मीथेन का दिखाए थे, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम लोग दिखाएं जो हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, उसका अगला मेंबर कार्बन, एक और कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इथेन इसका दूसरा मेंबर है C2H6, तो 2 कार्बन है तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ठीक है। दोनों के बीच में एक बॉन्ड डाल देंगे, ठीक है। बॉन्ड क्यों डालेंगे, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक। कि तो बॉन्ड क्यों डालें, क्योंकि 2 कार्बन है और दोनों के बीच में हमारा सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। तो यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड डाल दिए, फिर हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो इसका और इसका एक एक वैलेंसी तो कंप्लीट है, ठीक। तो एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसका बाकी के जो वैलेंसी है कैसे फुलफिल करेंगे, तो 6 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 4 बॉन्ड बना लिया, कार्बन 4 बॉन्ड यहाँ भी बना लिया, 4 बॉन्ड यहाँ भी, ठीक। तो कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी। तो हमेशा याद रखना कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा और ड्यू टू टेट्रावैलेंसी हमेशा कहीं भी 4 बॉन्ड से ज़्यादा वो नहीं बना सकता है। अगला मेंबर के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन कर लें, C3 कार्बन की संख्या बढ़ा दे H8 होता है। अब ये कैसे आ रहा है सो हम लोग नोमेनक्लेचर में देखेंगे। तो ये मान लेते हैं हमारे पास ये सैचुरेटेड ही हैं और बाकी बाद में प्रूफ भी होगा सैचुरेटेड है, साथ में ये कैसे सिंगल बॉन्डेड है, स्ट्रक्चर वाइज अभी प्रूफ कर देते हैं। देखो यहाँ जैसे 3 कार्बन है तो सबसे पहले तुम 3 सिंगल बॉन्ड डाल दो, क्योंकि सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्डेड होगा ही। अब इसका वैलेंसी बाकी के हाइड्रोजन से फुलफिल करो, इसका एक यहाँ बॉन्डेड है तो 2 3 4 यहाँ हो गया, इसका 2 यहाँ है तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और यहाँ एक यहाँ, तो 3 3 6 3 3 6 और 2 8 कंप्लीट। तो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और वो यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, ठीक। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो तीनों सिंगल बॉन्डेड दिखा दिए, 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे तो बाकी के वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्डेड दिखाएंगे पहले, फिर उसके वैलेंसी किससे फुलफिल करेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हमारा हाइड्रोजन से ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड फर्दर बाकी के कंसेप्ट्स, ओके।